गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो इसका जवाब होगा बाइबल। डी सही जवाब है। गुटेनबर्ग ने बाइबल की छपाई सर्वप्रथम की थी। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोट्स द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोट्स द्वारा कब किया गया? ए 1766, बी 1765, सी 1760, डी 1740। तो इसका सही जवाब होगा ए 1766। मतलब भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट द्वारा 1766 में किया गया था। 1766 में किया गया था। ए इज द राइट आंसर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो इसका जवाब होगा ए फ्रांस। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। 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 ए सही जवाब है। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा 1041 ईस्वी में बनाया। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी का मुद्रा 1041 ईस्वी में बनाया। 1041 ईस्वी में बनाया। बी सही जवाब है। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? 1041 ईस्वी में। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? 1041 ईस्वी में। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? 1041 ईस्वी में। बी सही जवाब है। हाँ, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ए मार्को पोलो, बी निकितन, सी इत्सिंग, डी मेगास्थनीज। तो इसका जवाब होगा ए मार्को पोलो। इसका जवाब होगा ए मार्को पोलो। ए इज द राइट आंसर। तो 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो ने। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। इसका बी सही जवाब होगा। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। बी सही जवाब है। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। ये सही जवाब है। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। ये सही जवाब है। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। इसका डी सही जवाब है। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। डी इज द राइट आंसर। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कैक्सटन था। कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कैक्सटन था। कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कैक्सटन था। बी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब बी है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका जवाब होगा सी चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। इसका होगा बी कॉमन इंडिया, बी यंग इंडिया। यंग इंडिया। बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का शुरुआत किया था, संपादन किया था। शुरुआत ने संपादन किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। किस पत्रों ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्रों ने
किस पत्र ने रातों रात अपने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा बदल दिया था वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए। ये सी इसका सही जवाब है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। चीन की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। किस देश की सिविल सेवा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो चीन इसका सी सही जवाब होगा। सी इज द राइट आंसर, चीन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी तोहफा है। बी सही जवाब है इसका, बी। ये कथन बी का है। इस मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी तोहफा, ये बात किसने की थी? मार्टिन लूथर किंग ने। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुए? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुए? ए 1951, बी 1953, सी 1954, डी 1956। तो इसका सही जवाब होगा ए 1951। ए 1951। 17वां प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कागज का आविष्कार चीन में हुआ, ए सही जवाब है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। अकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? अकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? चीनी पुस्तक। अकॉर्डियन शैली में चीनी पुस्तक प्रकाशित हुई। अकॉर्डियन शैली में चीनी पुस्तक प्रकाशित हुए। अकॉर्डियन शैली में चीनी पुस्तक प्रकाशित हुए। अकॉर्डियन शैली में चीनी पुस्तक प्रकाशित हुए। बी इसका सही जवाब है। वुड ब्लॉक की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? चीन में। वुड ब्लॉक की तकनीकी सबसे पहले चीन में विकसित की गई। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के घंटा टन से बजा दीजिए ताकि सब वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और लाइक कर दीजिए, लाइक और कमेंट भरमार कीजिए। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो चीन में। डी इसका सही जवाब है। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? भारत में। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? भारत में नहीं, ए चीन, बी जापान, सी इटली, डी भारत। तो छपाई सबसे पहले चीन में शुरू हुई। छपाई सबसे पहले चीन में शुरू हुई, चीन में। ए सही जवाब है। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। सी इसका सही जवाब है। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। सी इज द राइट आंसर। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार किसने किया? छापाखाना का आविष्कार किसने किया? ए गुटेनबर्ग, बी कैक्सटन, सी ए ओ हो, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका जवाब सही होगा ए गुटेनबर्ग ने। छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? 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 ए गुटेनबर्ग ने, बी ग्रिम बंधुओं ने, सी रिचर्ड एम हो ने, डी कैक्सटन ने। तो इसका
सी जवाब होगा रिचर्ड एम ओ रिचर्ड एम होने रिचर्ड एम होने रिचर्ड एम होने रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। सी द राइट आंसर। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने? ए पुर्तगालियों ने, बी डचों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी अंग्रेजों ने। पुर्तगालियों ने कहता है भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया था? ए पुर्तगालियों ने। भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया था? ए पुर्तगालियों ने। भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया था? ए पुर्तगालियों ने। भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया था? ए पुर्तगालियों ने। भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया था? ए पुर्तगालियों ने। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? बी गोवा में। बी इसका सही जवाब है। बी द राइट आंसर, गोवा। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? गोवा में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? गोवा में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? गोवा में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? गोवा में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? गोवा में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? गोवा में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? गोवा में। अच्छा, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? निम्नलिखित में ये चारों में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ए काशी बाबा, बी श्रीनिवास दास, सी ज्योतिबा फुले, डी चंदू मेनन। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। 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 ए इधर, सी इधर राइट आंसर। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? ए विलियम वॉल्स ने, बी जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने, सी जेम्स सुशील बर्किंघम ने, डी जॉन एडम्स ने। डी जॉन्स एडन ने। तो इसका जवाब होगा ए, मतलब विलियम बोल्ट्स ने। विलियम बोल्ट्स ने। विलियम बोल्ट्स ने। इसका ए इधर राइट आंसर। ए इधर राइट आंसर। ए इधर राइट आंसर। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बोल्ट्स ने। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बोल्ट्स ने। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बोल्ट्स ने। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बोल्ट्स ने। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बोल्ट्स ने। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय पारित हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर 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 उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस ने। पिकविक पेपर उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। पिकविक पेपर उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। डी इसका सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर। पिकविक पेपर उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। 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 देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में
भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ए इंडिया गजट, बी बंगाल गजट, सी बम्बई गजट, डी मद्रास गजट। तो इसका जवाब देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ए इंडिया गजट, बी बंगाल गजट, सी बम्बई गजट, डी मद्रास गजट। तो इसका जवाब होगा बी बंगाल गजट। इसका जवाब होगा बी इज द राइट आंसर, बी बंगाल गजट, बी बंगाल गजट। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। देसी भाषा में प्रकाशित पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट था। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन था। 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 संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कुमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कुमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। संवाद कुमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ। संवाद कुमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। संवाद कुमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। संवाद कुमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? अच्छा, संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कुमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। बी इसका सही जवाब है। अच्छा, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन। संवाद कुमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? बांग्ला भाषा में। संवाद कुमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? दुर्गेश नंदनी। सी सही जवाब है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदनी। पहला उपन्यास दुर्गेश नंदनी था। 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 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदनी। पहला उपन्यास दुर्गेश नंदनी था। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? ए टाइम्स ऑफ इंडिया, बी स्टेट्समैन, सी पायनियर, डी इंग्लिशमैन। सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी इंग्लिशमैन था। 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 मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था? ए मैक्सिम गोर्की, बी इवान तुर्गनेव ने, सी जैन ऑगस्टन ने, डी जॉर्ज इलियट ने। तो इसका ए जवाब होगा मैक्सिम गोर्की ने। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक उपन्यास मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। मैक्सिम गोर्की, ए सही जवाब है। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। ये सही जवाब है। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति चित्र बनाकर करते थे। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति चित्र बनाकर करते थे। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति चित्र बनाकर करते थे। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति चित्र बनाकर करते थे। अभी तक चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक नहीं किए आप लोग, देखने में भूला जाते हैं। लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तभी ना होगा। लाइक करके सड़ा के प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को पहले लाइक कीजिए, यदि चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटा बजा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि पहली बार आ रहा है। और बार ये पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। प्यारा सा आपका एक प्यारा कमेंट हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन देता है, इसलिए कमेंट करने में कोई कोताही मत कीजिए और लाइक करने में कोई कोताही नहीं कीजिए।
कहते हैं आरंभिक मानव अपने भावों के अभिव्यक्ति चित्र बनाकर करते थे। आरंभिक मानव अपने भावों के अभिव्यक्ति चित्र बनाकर करते थे। बी सही जवाब है, बी द राइट आंसर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ए गंगाधर भट्टाचार्य ने, बी द्वारकानाथ टैगोर ने, सी मनमोहन घोष ने, डी मोतीलाल घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने आरंभ हुआ? किससे आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? एक कागज के आविष्कार से, बी आधुनिक प्रेस की स्थापना से, सी अक्षरों के छापा बनाने से, या डी स्याही के आविष्कार से। तो इसका सही जवाब होगा सी अक्षरों के छापा बनाने से। अक्षरों के छापा बनाने से। अक्षरों के छापा बनाने से। कहता है ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? अक्षरों का छापा बनाने से। ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार किससे हुआ? अक्षरों के छापा बनाने से। अक्षरों के छापा बनाने से। ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार किससे हुआ? अक्षरों के छापा बनाने से। ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार किससे हुआ? अक्षरों का छापा बनाने से। जापान में छपाई के तकनीकी किसके द्वारा लाया गया था? जापान में छपाई की तकनीकी किसके द्वारा लाया गया था? जापान में छपाई की तकनीकी किसके द्वारा लाई गई थी? ए मंगोल विजेताओं द्वारा, बी यूरोपीय विजेताओं द्वारा, सी ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, डी चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। तो इसका जवाब होगा डी चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई थी। डी सही जवाब है। जापान में छपाई की तकनीकों के द्वारा चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई थी। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स किनके लिए छापी गई? इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स किसके लिए छापी गई? इंग्लैंड में पेनी चेप बुक किनके लिए छापी गई? बी सर्वसाधारण पाठकों के लिए। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक सर्वसाधारण पाठकों के लिए छापी गई। इंग्लैंड में बी सही जवाब होगा। बी सही जवाब होगा इसका, साधारण पाठकों के लिए। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक साधारण पाठकों के लिए छापी गई। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक किनके लिए छापी गई? इंग्लैंड में पेनी चेप बुक साधारण पाठकों के लिए छापी गई। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक साधारण पाठकों के लिए छापी गई। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक साधारण पाठकों के लिए छापी गई। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक साधारण पाठकों के लिए छापी गई। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? अंग्रेजी में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? अंग्रेजी में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? अंग्रेजी में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? अंग्रेजी में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? अंग्रेजी में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था? अंग्रेजी में। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 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 जापान में पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। जापान में पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। ये इसका सही जवाब है। जापान में पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। जापान में पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। जापान में पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब पहुंची? 1295 में। यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीकी 1295 में पहुंची। जापान में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब पहुंची? जापान में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी 1295 में पहुंची। यूरोप में
यूरोप में वुड ब्लॉक, जापान में कहता है, यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीकी सबसे पहले कब पहुंची? 1295 में। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी 1295 में पहुंची। यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीकी सबसे पहले 1295 में पहुंची। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? तो इसका सही जवाब होगा न्यू इंडिया। सही जवाब होगा न्यू इंडिया के द्वारा श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र कहता है, श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया के द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया द्वारा किस समाचार पत्र द्वारा? तो न्यू इंडिया द्वारा। श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया के द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया के द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया। फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? इसका सही जवाब होगा बी, सस्ती। फ्रांस में इसमें न्यू इंडिया, ये इसमें सही था। फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें सस्ती थी। फ्रांस में छपी विली चायांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? सस्ती थी। बी सही जवाब है। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी? गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक बाइबल था। 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 95 स्थापना किसने लिखी? 95 स्थापना किसने लिखी? 95 स्थापना मार्टिन लूथर ने लिखी। 95 स्थापना मार्टिन लूथर ने लिखी। 95 स्थापना मार्टिन लूथर ने लिखी। 95 स्थापना किसने लिखी? तो मार्टिन लूथर ने। 95 स्थापना किसने लिखी? 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 मार्टिन लूथर ने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन से गवर्नर जनरल विख्यात है? इसका सही जवाब हुआ सी, विलियम बेंटिक। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? विलियम बेंटिक। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? विलियम बेंटिक। इसमें कुल हम लोगों ने देखा 50 प्रश्न। ये था इतिहास का अंतिम चैप्टर, 8वां चैप्टर था इतिहास का। मेरे ख्याल से अंतिम चैप्टर था क्लास 10th का इतिहास, बिहार बोर्ड, अंतिम चैप्टर। तो इस तरह से आपने 50 प्रश्न देखा और इस 50 प्रश्न को आप व्याख्यात्मक उत्तर भी देखा। तो आप लोगों ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके टन से घंटा बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब इसी वीडियो में हम लोग कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो स्वागत है आपका फिर से प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद में। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद 10th क्लास का 8वां चैप्टर, 8वां और अंतिम चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखेंगे इसका आंसर। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रण के आरंभिक इतिहास पर एक टिप्पणी लिखें। भारत में छपाई का इतिहास पुर्तगालियों के आगमन के
साथ आरंभ होता है। 16वीं सदी के मध्य में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों जेसुइटों ने पहली बार छापाखाना लगाया। उन लोगों ने स्थानीय लोगों से कोंकणी भाषा सीखकर उसमें अनेक पुस्तकें छापी। 16वीं शताब्दी से ही कैथोलिक पादरियों ने तमिल भाषा में पहली पुस्तक को चीन में प्रकाशित की थी। इसी समय से भारत में पुस्तकों की छपाई ने गति पकड़ ली। 1676 तक कोंकणी और कन्नड़ में लगभग 50 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका था। डच धर्म प्रचारकों ने पुस्तकों की छपाई में पीछे डच धर्म प्रचारकों ने भी पुस्तकों की छपाई में पीछे नहीं रहे। मतलब डच धर्म प्रचारक भी पुस्तक की छपाई में पीछे नहीं रहे। उन लोगों ने पुराने पुस्तकों के अनुवाद सहित 32 तमिल भाषा की किताबें छापी। इस प्रकार भारत में पुस्तकों का प्रकाशन यूरोपीय धर्म प्रचारकों द्वारा आरंभ किया गया। तकनीकी का विकास का मुद्रण पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे जैसे छपाई का प्रसार होता गया वैसे वैसे छापाखाना में भी निरंतर सुधार किए गए ताकि कम श्रम, लागत और समय में अधिक से अधिक छपाई की जा सके। 18वीं सदी के अंतिम चरण तक धातु के बने छापेखाने काम करने लगे। 19वीं एवं 20वीं सदी में छापेखाने में और अधिक तकनीकी सुधार किए गए। 19वीं सदी में न्यूयॉर्क निवासी एम ए हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का इजाद किया। इसके द्वारा प्रति घंटा 8000 ताव छापे जाने लगे। इससे मुद्रण में तेजी आई। इसी सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस भी व्यवहार में आया। इस छापाखाना द्वारा एक ही साथ 6 रंगों में छपाई की जा सकती थी। 20वीं सदी के आरंभ से बिजली संचालित प्रेस व्यवहार में आया। इसने छपाई को और गति प्रदान कर दी। गुटेनबर्ग ने मुद्रण का विकास कैसे किया? यूरोप में छापाखाना के आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग को ही जाता है। यूरोप में छापाखाना के आविष्कार का श्रेय सर्वप्रथम जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग को ही है, जिसने 1448 ईस्वी में छापाखाना का आविष्कार किया। जैतून पेरने की मशीन को आधार बनाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। इस छपाई मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगाया गया। पेंच को घुमाकर प्लाटेन को गीला कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृतियों को ढाला गया। इन टाइपों को घुमाने या मूव करने की व्यवस्था की गई थी। भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय प्रेस की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, पहला तो यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने, उनकी नीतियां एवं शोषण के विरुद्ध जागृति लाने में देश प्रेम की भावना जागृत करने का राष्ट्रीय निर्माण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। इसके द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमत जागृत हुआ। और तीसरा है, इसने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को ही एक नई दिशा दी, अपितु भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास और औद्योगिकरण तथा श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया। भारत में पांडुलिपियां कैसे बनाई जाती थी? प्राचीन काल में भारत में धातु पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाने के लिए अतिरिक्त भोजपत्र एवं ताड़पत्र पत्रों तथा बाद में हाथ से बने कागज का व्यवहार भी लेखन सामग्री के रूप में किया गया। इनसे हस्तलिपि पांडुलिपियां तैयार की गई। संस्कृत, पाली, प्राकृत, क्षेत्रीय भाषाओं अरबी तथा फारसी में ऐसी असंख्य पांडुलिपियां तैयार की गई। इनके किनारों को सुंदर रंगीन चित्रों से सुसज्जित किया जाता था। इनके पन्नों को सिलकर उन पर जिल्द चढ़ा दी जाती थी, जिससे वे सुरक्षित रहती थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने का उद्देश्य क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य था सरकार वैसे कोई पत्र पत्रिका अथवा समाचार पत्र को मुक्त रूप से प्रकाशित नहीं होने देना चाहती थी।
जिसमें सरकारी व्यवस्था और नीतियों की आलोचना हो। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य था, सरकार वैसी कोई पत्र पत्रिका अथवा समाचार पत्र को मुक्त रूप से प्रकाशित नहीं होने देना चाहती थी जिसमें सरकारी व्यवस्था और नीतियों की आलोचना हो, तथा भारत में उभरते राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकने के लिए सरकार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब पारित किया था, उसका मूल उद्देश्य था अपने खिलाफ आलोचनाओं को रोकना और भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार को दबाना। यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताएं। यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1919 में अहमदाबाद से हुआ। इसके संपादक महात्मा गांधी थे। इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने अपने विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार जन जन तक किया। रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध क्यों लगाए? रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध इसलिए लगाया जिससे प्रकाशक धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाली सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सके। पुस्तकें धार्मिक मान्यताओं एवं चर्च की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। पुस्तकें धार्मिक मान्यताओं और चर्च की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, इसीलिए रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। तिलक ने किस भाषा में केसरी और मराठा का प्रकाशन किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में तथा मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया। तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी भाषा में तथा मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। ये लोग समाचार पत्र मराठा का नाम सुनते ही कहता मराठी में होगा, मराठा अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन केसरी था मराठी भाषा में। इक्कीजिशन से आप क्या समझते हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इक्कीजिशन से आप क्या समझते हैं? धर्म विरोधी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए रोमन चर्च ने इक्कीजिशन नामक संस्था का गठन किया। यह एक प्रकार का धार्मिक न्यायालय था। इसका काम धर्म विरोधियों की पहचान कर उन्हें दंडित करना था। नए धार्मिक विचारों के प्रसार को रोकने के लिए चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जिससे वे धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाली सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सके। 1558 से चर्च प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखने लगा जिससे उनका पुनर्मुद्रण और वितरण नहीं हो सके। लॉर्ड लिटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? देसी भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रण में लाने के लिए लॉर्ड लिटन ने सन 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। देसी भाषाओं के समाचार पत्र को नियंत्रण में लाने के लिए लॉर्ड लिटन ने सन 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। देसी समाचार पत्र खुलकर औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखकर लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों पर अधिक प्रतिबंध लगाया तथा इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। लॉर्ड लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने राष्ट्रीयता की भावना एवं जन असंतोष में उबाल लाने का कार्य किया ही साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन को भी गतिमान बनाया। मार्टिन लूथर ने अपनी 95 स्थापनाएं किस चर्च के दरवाजे पर टांगी थी? गुटेनबर्ग ने अपनी 95 स्थापनाएं चर्च के दरवाजे पर मार्टिन लूथर के 95 स्थापनाएं विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर मार्टिन लूथर ने अपने 95 स्थापनाएं को टांग दी थी। विटेनबर्ग के दरवाजे पर मार्टिन लूथर ने अपने 95 स्थापना को टांग दिया था। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां बनाई? मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियां बनाई? मुद्रण संस्कृति ने निम्नलिखित कारणों से फ्रांसीसी क्रांतियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। नंबर 1 है, इसने ज्ञानोदय के विचारों का प्रसार किया। ज्ञानोदय का मुद्रित संस्कृति ने निम्नलिखित कारणों से फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। पहला, इसने ज्ञानोदय के विचारों का प्रसार किया। दूसरा, मुद्रण ने वाद विवाद की संस्कृति का भी विकास किया। तीसरा, इसने राजशाही के विरुद्ध असंतोष को बढ़ावा देकर क्रांति की भावनाओं को बलवती बनाया। मार्टिन लूथर कौन था? अपने धार्मिक विचारों का प्रसार करने के लिए उसने मुद्रित सामग्री का व्यवहार कैसे किया? मार्टिन लूथर
जर्मनी का एक धर्म सुधारक था। वह रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त कुरीतियों का विरोधी था। उसे धर्म सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। अपने विचारों के लिए उसने मुद्रण का सहारा लिया। उसका मानना था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। 1517 में उसने 95 स्थापनाएं लिखकर इसकी एक प्रति विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर टांग दी। इसकी प्रतियां छापकर चर्च को वाद विवाद करने की चुनौती दी। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखनी क्यों आरंभ की? रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित पुस्तकों की सूचियां रखनी क्यों आरंभ की? मार्टिन लूथर ने 1517 ईस्वी में 95 स्थापनाएं लिखी, जिसमें उसने रोमन कैथोलिक चर्च में प्रचलित अनेक परंपराओं एवं धार्मिक विधियों पर प्रहार किया। लूथर के लेख व्यापक प्रभाव से रोमन कैथोलिक चर्च में विभाजन हो गया। लूथर ने ईसाई धर्म की नई व्याख्या प्रस्तुत की। उसके समर्थक प्रोटेस्टेंट कहलाए। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का प्रमुख संप्रदाय बन गया। रूढ़िवादी कैथोलिक संप्रदाय का प्रभाव कमजोर पड़ गया। दूसरी ओर रोमन कैथोलिक चर्च धर्म विरोधी भावना दबाने के लिए प्रयासरत थे, क्योंकि पुस्तकें धार्मिक मान्यताओं एवं चर्च की सत्ता को चुनौती दे रही थी। नए धार्मिक विचारों के प्रसार को रोकने के लिए चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए और उन्हें वितरण नहीं हो सके। जापानी उकिया चित्रकला शैली की विषय वस्तु क्या थी? 1753 में टोक्यो को कितागावा उतामारो ने एक नई चित्रकला शैली का विकास किया, उकियो अथवा तैरती दुनिया का चित्र। इसका विषय वस्तु शहरी लोगों के जीवन का चित्रण था। निम्नलिखित के बारे में 30 शब्द लिखे हैं। छापाखाना, गुटेनबर्ग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रोटेस्टेंटवाद, रेशम मार्ग, सर सैयद अहमद, यंग इंडिया, मराठा, बाइबल। इन सब के बारे में 30 शब्द बोला गया है। तो देखते हैं। पहला है छापाखाना। छापाखाना के आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम दिया। छापाखाना के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को है। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में एक कृषक जमींदार व्यापारी के परिवार में हुआ था। छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने 1450 ईस्वी में किया। गुटेनबर्ग ने मुद्रण स्याही का भी निर्माण किया। गुटेनबर्ग छपाई मशीन को मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन कहता है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण स्याही का भी निर्माण किया। गुटेनबर्ग छपाई मशीन को मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन भी कहा गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। यह एक्ट देसी समाचार पत्रों को नियंत्रण में लाने के लिए पास किया गया था, क्योंकि देसी भाषा वाले समाचार पत्र सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न कर रहे थे। प्रोटेस्टेंटवाद, मार्टिन लूथर के लेख व्यापक प्रभाव से रोमन कैथोलिक चर्च में विभाजन हो गया। लूथर ने ईसाई धर्म की नई व्याख्या प्रस्तुत की। उसके समर्थक प्रोटेस्टेंट कहलाए। धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ईसाई धर्म का प्रमुख संप्रदाय बन गया। प्रोटेस्टेंटवाद यह मानता था कि चर्च के रोमन कैथोलिक समुदाय में बुराइयां तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है, अतः चर्च में सुधार की आवश्यकता है। रेशम मार्ग, समरकंद पर्सिया सीरिया मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था। यह एशिया से यूरोप पहुंचने का व्यापारियों का मार्ग था। इसी रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में चीन से कागज यूरोप पहुंचा। सर सैयद अहमद अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे। मुस्लिमों के बीच शिक्षा का प्रसार करने में सर सैयद अहमद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर सैयद अहमद के राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते प्रभाव के कारण ही उर्दू प्रेस को कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय आंदोलन एवं अंग्रेजी राज ने मुसलमानों के संबंधों की नई व्यवस्था करने के लिए प्रेरित किया। यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा उनके विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार करने के लिए किया गया था। इस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारतीयों को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। मराठा, अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्र की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के संपादन में
1881 ईस्वी में। मराठा का संपादन 1881 ईस्वी में बंबई से हुई। यह पत्र उग्र राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित था तथा इसका जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बाइबिल ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। गुटेनबर्ग प्रेस में जो पहली पुस्तक छपी वह ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल ही था। गुटेनबर्ग प्रेस में जो पहली पुस्तक छपी वह ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल ही था। गुटेनबर्ग ने मुद्रण एवं हैंड प्रेस का विकास कर 36 लाइन में बाइबल को 1448 ईस्वी में छापा। ये था आपका इसका व्याख्यात्मक प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न था इस चैप्टर का। 8वें चैप्टर का आप लोग देख रहे थे सब्जेक्टिव प्रश्न। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। फिर देखते हैं अगला विषय कौन सा शुरू करते हैं। आप लोगों की डिमांड पर ही अगला विषय शुरू करेंगे। ये इतिहास का अंतिम चैप्टर था। अब प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखें। वर्तमान समय में प्रेस की भूमिका का वर्णन करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और वर्तमान समय में भी प्रेस भारतीय राजनीति, समाज, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। वह सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, खेलकूद, सिनेमा, रंगमंच, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, सरकारी नीतियां, प्रादेशिक, क्षेत्रीय और स्थानीय घटनाओं की जानकारी देने वाला मुख्य माध्यम बन गया है। समाचार पत्रों ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि जगाने में भी योगदान किया है। इसने सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया है। वर्तमान संदर्भ में प्रेस रचनात्मक भूमिका का भी निर्वहन कर रहा है। समाज के समक्ष आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक उपलब्धियों को रखकर यह नई चेतना और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत कर रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में, मानवाधिकारों की सुरक्षा करने में तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचारों को उजागर करने में प्रेस की प्रभावशाली भूमिका है। आज प्रेस स्वतंत्र है। यह सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रभावशाली अस्त्र बन गया है। आज के परिवर्तनकारी स्वतंत्रोत्तर भारत में प्रेस की भूमिका की व्याख्या करें। आज के परिवर्तनकारी युग स्वतंत्रोत्तर भारत में प्रेस की भूमिका की व्याख्या करें। वैश्विक स्तर पर मुद्रण अपने आदिकाल से भारत में स्वाधीनता आंदोलन तक भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए आज अपनी उपादेयता के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जिससे ज्ञान जगत की हर गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। आज पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य भले ही व्यावसायिक रहा हो, किंतु इसने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पत्र पत्रिकाओं ने दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में नई और सहज शब्दावली का प्रयोग करते हुए भाषा शास्त्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रेस ने समाज में नव चेतना पैदा कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं दैनिक जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया। प्रेस ने प्रेस ने हमेशा ही सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बालिका विवाह, बालिका वधू, बाल हत्या, शिशु विवाह जैसे मुद्दों को उठाकर समाज की कुप्रथाओं को दूर करने में मदद की तथा व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। आज प्रेस समाज में रचनात्मक का प्रतीक भी बनता जा रहा है। यह समाज की नित्य प्रति की उपलब्धियां, वैज्ञानिक अनुसंधानों, वैज्ञानिक उपकरणों एवं संसाधनों से परिचित कराता है। आज के आधुनिक दौर में प्रेस साहित्य और समाज की समृद्ध चेतना की धरोहर है। प्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में हमारे सामने खड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं
प्रभाव की विवेचना कीजिए, अथवा राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव एवं विकास में प्रेस की प्रभावशाली भूमिका रही है। इसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य मुद्दों को उठाकर उन्हें जनता के समक्ष लाकर उसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास किया तथा लोगों में जागृति ला दी। प्रेस में प्रकाशित लेखों और समाचार पत्रों से भारतीय औपनिवेशिक शासन के वास्तविक स्वरूप से परिचित हुए। वे अंग्रेजों के प्रजाति विभेद और शोषण की नीतियों से परिचित हुए। समाचार पत्रों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के घिनौने मुखौटा का पर्दाफाश कर दिया तथा इसके विरुद्ध लोकमत को संगठित किया। जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व समाचार पत्रों ने अपने ऊपर ले लिया। समाचार पत्रों ने देश में चलने वाले विभिन्न आंदोलन, राजनीतिक कार्यक्रमों से जनता को परिचित कराया। कांग्रेस के कार्यक्रम हो या उसके अधिवेशन, बंग भंग आंदोलन अथवा असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, समाचार पत्रों द्वारा लोगों को इनमें भाग लेने की प्रेरणा मिलती थी। कांग्रेस की भिक्षाटन की नीति का प्रेस ने विरोध किया तथा स्वदेशी और बहिष्कार की भावना को बढ़ावा देकर राष्ट्रवाद का प्रसार किया। इस प्रकार समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा दी। तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी और अन्य प्रभावशाली नेता प्रेस के माध्यम से ही जनता तक पहुंच सके। समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता भी प्रेस और राष्ट्रवाद से जुड़ गई। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। मुद्रण क्रांति ने आम लोगों को जिंदगी ही बदल दी। मुद्रण क्रांति के कारण छापे खानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पर निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के हर तबकों के बीच पहुंची। किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ था। पढ़ने के कारण उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास हुआ। पठन पाठन से विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ तथा तर्कवाद और मानवतावाद का द्वार खुला। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। फलस्वरूप चर्च में विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंटवाद की स्थापना हुई। इस तरह छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ एवं धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों का फैलाव बड़ी तेजी से आम लोगों तक हुआ। वैज्ञानिक एवं दार्शनिक बातें भी आम जनता की पहुंच से बाहर नहीं रही। न्यूटन, टॉमस पेन, वॉल्टेयर और रूसो की पुस्तकें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़े जाने लगी। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाश यूरोप में फैल चुका था। लोगों में निरंकुश सत्ता से लड़ने हेतु नैतिक साहस का संचार होने लगा था। फलस्वरूप मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। 19वीं शताब्दी में प्रेस ज्वलंत राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों को उठाने वाला एक सशक्त माध्यम बन गया। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में विलियम बोल्ट्स द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र से माना जाता है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। हिक्की के प्रेस को कंपनी ने जब्त कर लिया। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, साप्ताहिक पत्र था बंगाल गजट। सबसे पहले तो 1766 में विलियम बोल्ट्स ने समाचार पत्र प्रकाशित किया था। 1780 में अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट हुआ तो उसको जब्त कर लिया गया, उसके प्रकाशन आरंभ हुए। लेकिन हिक्की के प्रेस को कंपनी ने जब्त कर लिया, वो भी इंडिया गजट वो नहीं हो सका। और नवंबर 1780 में इंडिया गजट प्रकाश दूसरा भारतीय पत्र था। इस और कहता है 1816 में भारत के लोग ने ही जब बंगाल गजट नाम से किया तो वो ही यहाँ का पहला पत्र माना जाता है। इससे जो पहले आया वो पहले ही खत्म हो गया। 1821 में बंगाली में संवाद कुमुदित था। 1822 में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार के साथ
प्रकाशित राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इन समाचार पत्रों के संस्थापक राम मोहन राय थे, जो अंग्रेजी में ब्राज़िल मैगजीन भी निकाला। 1822 में बम्बई से गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई समाचार निकलने लगे। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर द्वारा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 में बंगाल दत्त की स्थापना हुई। 1831 में जामे जमशदी, 1851 में गिरफ्तार तथा अखबार है सौदागर का प्रकाशन आरंभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनियों के अधिकारी भारतीय समाचार पत्रों द्वारा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चेतना के विकास को शंका की दृष्टि से देखते थे। इसलिए 19वीं शताब्दी में भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करने का कुत्सित प्रयास किया। चलिए अब वीडियो को इतना पर ही समाप्त करते हैं। अब अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, ये था इतिहास का अंतिम सब्जेक्ट था। आपको एक ही प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर का मिल जाएगा। आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रेस बेल आइकन दबाकर घंटा को जो बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपके पास सबसे पहले पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में फैलाइए। धन्यवाद।